कहानी खुशबू की जुबानी। मेरी यह कहानी 3 साल पहले शुरू हुई थी, जब शराब के नशे में अविनाश ने मेरी इज्जत ले ली थी। उस वक्त मैं उसे पसंद करती थी, पर मैं उसके जागने का इंतजार नहीं किया था। अपने घर गई थी, जहां मेरे सौतेले पिता तारक ने मुझे बहुत मारा था, और मैं वहां से भागकर न्यूयॉर्क से टेक्सास चली गई थी। और उसके 2 साल बाद इंटर्नशिप के दौरान मुझे अविनाश फिर से मिला, और फिर पता चला कि वह भी उस हादसे से बहुत टूट गया था। जब उसे पता चला था नशे में क्या गलती कर दी थी, वह अपनी गलती सुधारना चाहता था। उसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज किया, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया। सब सही चल रहा था जब हम बिजनेस मीटिंग में फिर से न्यूयॉर्क वापस आए। मेरे सौतेले पापा ने मुझे किडनैप कर लिया ताकि अविनाश से पैसा वसूल सके। मेरे सौतेले पापा हम दोनों को मार डालना चाहते थे, पर पुलिस ने हमें सही वक्त पर बचाया और हम उस अस्पताल में पहुंच गए। मेरे जख्म भर गए थे, पर अविनाश के जख्म अभी ताजा थे। न्यूयॉर्क में मैं अपनी माँ के कब्र में 3 साल बाद आई थी। जब वापस जाने लगी, देखा सामने अविनाश खड़ा था। जाने उसे कब होश आ गया था। मैं दौड़ते हुए उसके पास पहुंची, हैरत में थी कि वह यहाँ अस्पताल छोड़कर इस हालत में कब्रिस्तान क्यों आ गया। उसने कहा, मुझे पता चला तुम अपनी माँ के कब्र में आई थी और मैं पागल हो रहा था। मुझे तुम्हारा पीछा करना था, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मैं अविनाश को बड़े आश्चर्य से देख रही थी। उसके चेहरे पर डर क्यों छाया हुआ था। हाँ, मैं अपने माँ के कब्र में आई थी। अविनाश, मैं तुम्हें पहले ही बताया था। नहीं बताया था क्या? जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने पूछा, क्या तुम तारक की वजह से चिंतित थे? पर पुलिस उन्हें लेकर गई है। नहीं, तुम नहीं समझ रही। उसने मुझे बीच में काटा। मैंने सुना था तुम कुछ ऐसा ही कह रही थी मेरे सपनों में। उसने बात को खींचा और मैं बिल्कुल सोच में पड़ गई कि यह कहना क्या चाहता है। तुम्हारा सपना? मैंने पूछा। कैसा सपना अविनाश? शुरू में लगा कि वह इसका जवाब नहीं देना चाहता है, पर फिर उसने बहुत दर्दनाक तरीके से फुसफुसाया। यह बहुत ही खतरनाक सपना था। उसने सांस छोड़ी और फिर अपने हाथों से आंखों को ढक लिया और उसके कंधे कांप रहे थे। मैंने उसके हाथों को आंखों के सामने से हटाया। उसकी आंखें लाल थी, जिससे मेरा दिल थोड़ा सा धड़क उठा। यह बस एक सपना था अविनाश। मैं उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। नहीं, वह अपना सर हिलाकर ना का इशारा किया। अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। जब उसने उसे दोबारा खोला, उसकी आंखों में आंसू थे। तुम्हें मुझे छोड़कर जाने की जरूरत क्या थी? क्या तुम मेरे उठने का इंतजार नहीं कर सकती थी? उसने झाड़ लगाई। मेरे शब्द कहीं खो गए थे। गले में गांठ बनने लगी जब मैंने देखा वह उसे कितना दर्द दे रहा था। तुम छोड़कर जाना चाहती हो? नहीं चाहती। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम सब कुछ अकेले ही सामना करना चाहती हो, जो कुछ भी हमारे ऊपर से गुजरा उसके बाद। अब मैं बिल्कुल निर्वाक रह गई। यह कहना क्या चाहता है? मैंने तुम्हें कहा था खुशबू, उसने अटल आवाज में कहा। हम दोनों साथ में, हम दोनों इसमें साथ में हैं। वह अपने जज्बातों में इस तरह से बह रहा था और मैं फिलहाल चकित रह गई थी। छोड़कर जाना चाहती हो? मैं उसकी बातों को दोहराया। मात्र फुसफुसाकर आवाज निकली। सब चीज का अकेले सामना करना चाहती हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? उसकी होठों ने एक पतली लकीर बना ली। मुझे देख रहा था जैसे कि मुझे समझने की कोशिश कर रहा हो। अविनाश, मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने कहा। मैं कहाँ जाऊंगी? पर तुमने किया था। उसने दर्द के साथ फुसफुसाया। पर तुमने किया था 3 साल पहले। तुम छोड़कर चली गई थी। सब कुछ अकेले सामना किया था। बस तुम चली गई थी। उसके मुंह से हल्की सी दर्द भरी आवाज निकली। मेरा दिल डूबने लगा था। अब सब कुछ अलग है। मेरा रोना शुरू हो गया। मैं उसके गालों में अपने हाथ रखा। नहीं अविनाश, अब सब कुछ अलग है। मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं उसके प्यार को महसूस कर सकती थी। इतना सच्चा था, इतना पवित्र था, जो सीधे मेरे दिल के अंदर समा रहा था। वह मुझे फिर से देखने लगा, सोचने लगा, यह सच है या नहीं? तुम नहीं जाओगी? उसने पूछा। मैंने अपना सर हिलाया, चेहरे पर मुस्कान लाई। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं ऐसे बिना कहे तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। वह मुझे हक करने के लिए खींचा, पर मैंने उसे रोका। तुम्हारी पसलियाँ टूटी हुई है। मैं उसे याद दिलाते हुए अपनी भौं ऊंची की। अरे यार, उसने बड़बड़ाया और मैं हंसने लगी। उसके बाद उसके होठों को हल्का सा चूमा। उसने मेरे बालों पर हाथ रखा और किस को और गहरी कर दी। यह कुछ ज्यादा है बोल्ड और जुनूनी हो गया, जिससे हम दोनों की सांस रुकने लगी थी। हे भगवान, मैं भूल गई थी कि हमारे आसपास दर्शक है। ड्राइवर उल्टी तरफ घूमकर चलने लगा और जो नर्स थी उसके गाल गुलाबी हो गए थे। उसने नजर हटा ली।
मुझे पसंद नहीं पब्लिक में अफेक्शन दिखाना। मैं हंसने लगी, कहा तुम पागल हो, तुम खुद ही मर रहे थे और यहाँ आ गए। उसने नखरे की मुस्कान दी। हाँ, मैं पागलों की तरह तुम्हारे प्यार में हूँ। और इतना कहते हुए उसने मुझे दोबारा से किस किया। 4 साल बाद मैं अपने सूटकेस को खींचते हुए अराइवल गेट के सामने जाने लगी। ह्यूस्टन टेक्सास से मेरी फ्लाइट अभी न्यूयॉर्क में उतरा था आज दोपहर, और मैं अपने बॉयफ्रेंड को दोबारा देखने का इंतजार नहीं कर सकती। वह अभी पर्थ से वापस आया है 2 दिन पहले मोनिका के ग्रेजुएशन सेरेमनी को अटेंड करने के बाद अपने पेरेंट्स के साथ, और मुझे अभी ग्लानि हो रही है कि मैं उसे अटेंड नहीं कर पाई। हालांकि मोनिका को मुबारकबाद देने के लिए मैंने कॉल किया था। उसने अपना बैचलर डिग्री पूरा किया था, पर फिर भी मुझे लग रहा था मैं उसे ज्वाइन नहीं कर पाई। जब मैं अराइवल गेट के कांच की खिड़की के सामने पहुंची, मैं अपना सर इधर उधर करके अविनाश को ढूंढने लगी। यह बस पागलपन है। मैं उसे 2 हफ्तों के लिए नहीं देखा था और ऐसे महसूस कर रही हूँ कि हमेशा के लिए नहीं देखा। मैं उसे इतना मिस कर रही हूँ। फिर मुझे वह भीड़ में नजर आया। वह इतना चमकदार है, उसे नोटिस करना इतना मुश्किल नहीं है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई जब उसने मुझे देखा, और मैं हड़बड़ी में अब उसके पास जाने लगी। अविनाश, मैं अपनी गति को बढ़ाते हुए दौड़ी और उसने मुझे बाहों में लपक लिया। उसने मुझे ऊपर उठाया और मेरे होठों पर कई सारे चुम्बन जड़ दिए। लोग हमें देखने लगे थे जैसे कि हम किसी तरह के रोमांटिक मूवी में हैं, जैसे कि हम एयरपोर्ट में फिर से मिले हैं। भगवान, मैं तुम्हें बहुत मिस किया। वह मेरे मुंह पर ही गरजा। मैं भी हंसने लगी। किसके बीच में कहा, मैंने तुम्हें और ज्यादा मिस किया। यह जानकर कि वह मुझे छोटे छोटे चुंबन मेरे चेहरे पर देना बंद नहीं करेगा, मैं उससे अलग हटी। अविनाश, मैं हंसी। अच्छा होगा कि तुम मुझे नीचे रख दो, इससे पहले कि ज्यादा पब्लिक अफेक्शन दिखाने के कारण कोई हम पर केस कर दे। ठीक है। वह हंसकर मेरे सूटकेस को पकड़ा और हम पार्किंग लॉट की ओर जाने लगे। एक बार पार्किंग लॉट में पहुंचे, हम कार के अंदर बैठ गए। मैंने अपना सीट बेल्ट लगाया और वह कार चलाने लगा। इससे पहले नहीं, जब गियर वाले हाथ से उसने मेरे हाथों को पकड़ रखा था। एक बार हम सड़क पर चलने लगे। मैंने कहा, तुम्हें पता है, मैं उम्मीद कर रही थी कि मैं मोनिका के ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करूंगी। मुझे यकीन है वह मेरी आवाज में दर्द को समझा होगा। यह संभव नहीं था। जब ठीक उसी दिन तुम्हारा मास्टर्स का एग्जाम था, उसने पॉइंट आउट किया, जिससे मैं सांस छोड़ी। ज्यादा देर नहीं हुए थे जब हम अपना अंडर ग्रेजुएशन स्टडी पूरा किया था अपने अपने शहर में, वह बॉस्टन में, जबकि मैं ह्यूस्टन टेक्सास में। अविनाश को उसी कंपनी में जॉब मिल गई थी जहां हमने इंटर्नशिप किया था, और दूसरी तरफ मैंने उस यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री करने का फैसला किया था। इसलिए हम दोनों एक ही शहर में पिछले 2 सालों से रह रहे हैं। सुधार एक ही घर पर। जब वह वापस टेक्सास आया था, उसने मुझसे कहा था कि मैं उसके घर पर रहने आ जाऊं। हम ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं किसी भी वक्त, अगर तुम मोनिका से मिलना चाहो तो। अविनाश ने मुझे भरोसा दिलाया, मेरे हाथों को हल्का सा दबाकर। बस मुझे पहले बता देना ताकि मैं अपने ऑफिस की छुट्टी ले सकूं। मैं सांस छोड़ी, कहा, तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है। उसने मुझे देखा, कहा, मुझे यह लुक पता है। क्या तुम्हें अफसोस हो रहा है जो कुछ भी वैलेंटाइन डे में हुआ था? प्लीज उसे फिर से मत कहो। मैं अपना सर हिलाने लगी, अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपा लिया। मुझे शर्म आ रही थी। अविनाश हंसने लगा। तो पिछले वैलेंटाइन डे में यह हुआ था कि अविनाश ने वैलेंटाइन डे को प्लान किया था। वीकेंड में कहीं जाने वाले थे, पर हुआ यूं कि मुझे अपने एक रिसर्च पेपर के लिए प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया गया अर्जेंटीना में, और पूरे हफ्ते मैं वहीं पर रही सेमिनार के लिए। यह जानकर कि मेरा सेमिनार मेरे लिए कितना जरूरी है, और यह थीसिस भी। अविनाश समझा कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, बल्कि इसे कैंसिल करना होगा। क्या तुम इसके लिए अब भी मुझ पर गुस्सा हो? मैं फुसफुसाई। हम रेड लाइट पर रुके थे। अविनाश मेरे करीब आया और मेरे होठों को काफी लंबे समय तक कठोर चुंबन दिया। जब वह दूर हटा, मेरे गाल गर्म हो गए थे। मैं तुम पर गुस्सा कैसे हो सकता हूँ? वह नशे में फुसफुसाया। मेरी सेक्सी, स्मार्ट, इंटेलिजेंट औरत। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मुझे खा जाना चाहता हो। अच्छा हुआ कि हम बैठे हुए थे, नहीं तो मेरे घुटने इतने कमजोर हो गए थे कि मैं गिर जाती। सिग्नल ग्रीन होने से पहले अविनाश ने मुझे एक एनवेलप पकड़ाया, जिसे मैं अपने हाथों में लिया। यह क्या है? मैंने पूछा। इसे खोलो, उसने कहा, और अपना ध्यान फिर से रोड में लगाया। मैंने उस एनवेलप को खोला, और जब मैं उसे देखी, मेरी सांस गले में अटक गई। यह मेरी चिट्ठी थी जो मैंने उसे लिखा था जब तारक ने मुझे बंधक बनाया था।
जब मैंने सोचा था कि मैं मरने वाली हूँ। उसके चेहरे पर एक उदासी भरी मुस्कान आ गई और तापमान टेंशन से भर गया। मैंने इसे सालों से अपने पास रखा था। यह मेरे लिए इतना कीमती है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इसे अपने तक अब और रख सकता हूँ। क्या तुम्हें पता है मेरे लिए इस तरह का कुछ पढ़ना कितना दर्दनाक है? उसने फुसफुसाया। मैं अपना सर हिलाने लगी। मेरा गला अचानक से दर्द होने लगा। तो मैं चिट्ठी को तुम्हें वापस दे रहा हूँ खुशबू। उसकी आवाज़ नरम थी जब वो बोल रहा था। धीरे से मैंने उस चिट्ठी को दोबारा से खोला और मेरी आंखें जलने लगी। मुझे याद आने लगा मैं कैसा महसूस कर रही थी जब मैंने उसे लिखा था। इस बारे में था कि मैं बताना चाहती थी मैं उसे कितना प्यार करती हूँ, कैसे मैं नहीं चाहती कि वह खुद पर दोष दे। मेरा दिल किस हद तक टूटा हुआ था कि मैं उसे हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाली थी। जिस समय तक मैं आखिरी शब्द पढ़ी मेरे आंखों में आंसू भर आए थे। पर क्यों? मैंने पूछा। अचानक से तुम मुझे यह वापस क्यों कर रहे हो? अविनाश मुझे देखा। अब उसके चेहरे, उसके होठों पर एक नखरे की मुस्कान आ गई। अब जब हम हमेशा के लिए साथ रहने वाले हैं, मुझे नहीं पता कि अब यह चिट्ठी कैसे मायने रखता है, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम इसे रखो। मैंने यह देखा कि वह नहीं चाहता कि मैं इस चिट्ठी को अभी पूरे तरीके से छुटकारा पा लूं। यह सच में उसके लिए कीमती है, हमेशा के लिए। यह एक बहुत बड़ा शब्द है। अविनाश, क्या तुम जानते भी हो? अविनाश, क्या तुम श्योर हो कि अब तुम इसे नहीं चाहते हो? मैंने मजाक किया कि माहौल थोड़ा हल्का हो सकता है तुम मेरा कन्फेशन दोबारा से पढ़ना चाहो और सोच सको कि मैं कितनी चिपकू हूँ। मैं हंसने लगी। विश्वास करो, उसने कहा, यह सब कुछ मेरे दिमाग में है, याद कर रखा है, स्थापित किया है। अब इससे मैं चौंक उठी। मैं मनोरंजन के साथ उसे देखने लगी। मतलब इसका पूरा? मैं गूंजी। वह मुझे देखा। उसके चेहरे पर इतनी सारी जज्बात उमड़ रहे थे। एक मीठी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। कहा एक एक शब्द। अविनाश आज पूरे तरीके से एक सरप्राइज था। वह अपने घर मुझे ले जाने की जगह पर, जहाँ मैं उसके पेरेंट्स के साथ लंच करने वाली थी, वह मुझे एक अप्रत्याशित जगह पर लेकर गया, हमारे हाई स्कूल में। क्या वह अचानक से पुराने यादों में खोना चाहता है? फिलहाल हम फुटबॉल के मैदान के आसपास चल रहे थे। मैं कुछ न कर सकी। अपनी आंखें इधर उधर दौड़ाने लगी थी, जिससे कई सारी यादें मेरे सामने आ गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। 6 साल हो गए थे जब हमने यहाँ ग्रेजुएशन किया था हाई स्कूल से। तुम अचानक से मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मैं मैदान के बीचों बीच घूम रही थी। हाँ, मुझे कहना होगा कि यह सच में बहुत मजा आ रहा था। यह एक यादगार जगह है, नहीं है क्या? अविनाश मुस्कुराया। मैंने सिर हिलाया। यह जगह उसके लिए पक्का यादगार होगी मेरे मुकाबले। मुझे पता है यह फुटबॉल का मैदान तुम्हारे लिए काफी महत्वपूर्ण जगह है। इस जगह पर तुम अनगिनत बार फुटबॉल प्रैक्टिस किए होगे। यही वह जगह है जहां तुमने अपने सपनों को बुना था, इससे पहले कि तुम्हें आखिरकार स्कॉलरशिप मिलता। नहीं, उसने मुझे बीच में काटा। उसके भाव काफ़ी सीरियस थे। मैंने अपनी भौं ऊंची की और वह एक किसी खिलाड़ी की तरह मुझे देखा। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। हाँ, वह सही है, पर आज हम इस वजह से यहाँ नहीं हैं। मैं बिना भाव के उसे देखने लगी। कोई अनुमान नहीं लगा पा रही थी। तुमने कहा था कि तुमने मुझे एक बहुत बड़े फुटबॉल गेम में खेलते हुए देखा था। उस दिन अविनाश मेरे पास आते हुए कहा, तुमने कहा था कि वही पहली बार था जब तुम्हें मेरे प्रति अपने जज्बातों का एहसास हुआ था। मैं देखने लगी जब वह इतनी तीव्र दृष्टि से मुझे देख रहा था। हाँ, जब तुम वह गेम जीत गए थे, उस जख्म के साथ जो मेरी वजह से हुआ था। तुमने बारिश के बारे में कुछ कहा था। उसने अपने हाथों से मेरे हाथों को थाम कर आगे जारी रखा। हाँ, मैंने कहा था। मैं उसकी गहरी आंखों में डूबते हुए कही, उस दिन जब मैं आसमान को देखा था, बारिश गिर रही थी जैसे कि मैं तुम्हारे प्यार में गिरी थी। अविनाश मेरे करीब आ गया और मेरे होठों को चूमने लगा। तो क्या तुम एक बार आसमान को फिर से देखोगी? अभी मैं सोच में पड़ गई कि आखिर यह कहना क्या चाहता है, पर उसकी बातें को मानते हुए मैं ऊपर आसमान की ओर देखी और मेरा दिल एकदम रुक गया। इस बार आसमान में बादल नहीं छाए थे, बारिश नहीं होने वाली थी। आसमान चमकदार और नीला था, ठीक मेरे आंखों के रंग की तरह। और ठीक उसके बीचों बीच आसमान में कुछ लिखा हुआ था, मैरी मी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी ऐसी चीज़ की गवाह बनूंगी जिससे मेरी सांस ही छिन जाएगी। यह हवाई जहाज से लिखा गया था। यह सच में लाजवाब था। अविनाश, मैं हकलाने लगी।
पूरी तरीके से सदमे में थी। उम्मीद नहीं की थी कि वह मुझसे ऐसे सवाल पूछेगा आज इस तरह से। उसने मेरे उंगलियों को चूमा और मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब उसने मेरे उंगली में वह अंगूठी पहनाई। क्या तुम मुझसे शादी करोगी खुशबू और मुझे दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बनाओगी? मैं अभी सदमे में थी उन सब चीज़ों के कारण जो मेरी ओर फेंका गया था। मैं अवाक रह जाती अगर मेरे मुंह से एक भी शब्द निकला होता तो। अविनाश मुझे देख रहा था, इंतजार कर रहा था मैं कुछ कहूँ। हे भगवान, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। हालांकि इसमें गलती मेरी नहीं थी। कौन सोचा था कि वह इस तरीके से मुझे प्रपोज करेगा? आसमान में वह शब्द लिखकर, हाँ मैं दोहराती हूँ, आसमान में। जब आखिरकार मुझे अपने शब्द वापस मिली, मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। हाँ, मैंने कहा, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी अविनाश। मैं खुश थी, मैं सच में इतनी खुश थी कि मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी उसके साथ बिताने वाली थी। मेरी ज़िंदगी के प्यार के साथ उसने सांस छोड़ी और मुझे एहसास हुआ कि उसे राहत पहुंची। अब यह हास्यकर है, क्या उसने सोचा था मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगी? मेरे मुंह से आवाज़ निकली जब उसने मुझे अपने गोद में उठाया। वह मुझे चूमने लगा और मैं अपने हाथों को उसके गर्दन के साथ मोड़ लिया। हम दोनों एक दूसरे को ऐसे चूम रहे थे कि दूसरा शख्स हवा हो जिसे हम सांस लेना चाहते हो। अपने सारे जज्बातों को एक दूसरे पर निछावर करके एक दूसरे की उष्मा में खो गए थे। यह किस चला भगवान ही जाने कितने लंबे समय तक। और जब आखिरकार हम अलग हुए, अविनाश ने मुझे एक मुस्कान दी जिससे मेरे घुटने फिर से कमजोर होने लगे। तैयार हो जाओ खुशबू, अविनाश ने कहा, क्योंकि मैं दुनिया के सबसे खुशनसीब पत्नी तुम्हें बनाऊंगा। मेरा अनुमान है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही खुशकिस्मत हूँ, अविनाश स्पेंसर। मेरे मुंह से एक सांस निकली जब मैं आईने में अपने प्रतिबिंब को देखने लगी। हालांकि मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ जैसी मैं दिख रही थी। आज रात की पार्टी के लिए मैंने एक मैरून कलर का ऑफ शोल्डर ड्रेस पहना था और यह काफ़ी गॉर्जियस है। फिर भी मैं अस्थिर अनुभव कर रही हूँ। एक कॉलेज रियूनियन कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी मुझे आदत हो। नहीं, मैं अपने कॉलेज की बात नहीं कर रही, मैं अविनाश के कॉलेज की बात कर रही हूँ। मुझे पता है अविनाश अपने फुटबॉल टीममेट के एकदम करीब है और वह बहुत अच्छे हैं। पिछले कुछ सालों में मैंने उन्हें अच्छे से जाना है, पर हर बार जब भी मैं उनसे मिलती थी वह लड़कियां मधुमक्खी की तरह उनके आसपास भिनभिनाती थी। मैं इससे पहले भी 2 बार उसके कॉलेज के रियूनियन में गई हूँ और हर बार वह लड़कियां जिस तरीके से मुझे घूरती है मुझे बड़ा अजीब लगता है, जैसे कि उनका देखने में जलन से भरा हुआ है। मुझे नहीं पता, पर ज़्यादातर लड़कियां यही सोचती हैं कि मैं अविनाश को किस तरीके से काबू में किया है, जो कि पहले एक प्लेयर हुआ करता था। मैं इस तरह का ही कुछ चीज़ अनुमान किया था जब अविनाश ने पहले कहा था कि हम वेगस में ऑस्टिन के फेयरवेल पार्टी में जा रहे हैं। हाँ, हम अभी वेगस में हैं और ऑस्टिन अविनाश के बेस्ट फ्रेंड में से एक है। वह साथ में कॉलेज के फुटबॉल खेलते थे। यह लड़का जल्दी ही लंदन जाने वाला है कोई नई नौकरी के लिए, इसलिए हम पूरे गैंग को न्योता दिया है सेलिब्रेशन के लिए वेगस में एक बहुत बड़े होटल में अपने स्वीट में इस वीकेंड को, जो कि आज रात है। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, अविनाश ने पीछे से अपने बाजुओं को मेरे कमर में मोड़ते हुए कहा, जिससे मैं बिदक उठी और एक नरम चुंबन मेरे गालों में दिया। यह एकदम डैशिंग लग रहा था अपने इस लेदर जैकेट में और उसकी गहरी नीली आंखें चुभ रही थी जब शीशे से वह मेरी ओर देख रहा था। जो भूख उसके चेहरे पर नजर आ रही थी उससे मुझे मन कर रहा था कि उसके सुनहरे बालों में मैं अपनी उंगली चलाऊं और उसे प्यार करूं। हे भगवान, मैं क्या सोच रही हूँ। मेरे हाथ उसके हाथों में थे। वह बहुत नरम तरीके से मेरे गले को चूमने लगा, अभी भी मुझे पीछे से हक कर रखा था। मेरी नज़रें मेरे हाथों के डायमंड रिंग पर पड़ी जो मुझे याद दिलाता है भले ही हम बिल्कुल अलग अलग दुनिया से आए हैं, मैं उसकी हूँ और वह मेरा है। हम दोनों एंगेज्ड हैं और वह लड़कियाँ मुझे कुछ कम अनुभव नहीं करा सकती। क्या चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है? अविनाश ने मेरे कानों में फुसफुसाया। उसके होंठ मेरे बटरफ्लाई ईयरिंग के एकदम पास थे। मैंने इसे कभी नहीं उतारा था जब अविनाश ने इसका दूसरा जोड़ा मुझे दिया था। यह कान की वाली गवाह थी कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था, कि हम दोनों के ऊपर इतना सब कुछ बीता था, फिर जाकर हम एक हुए। मैं मुस्कुराने लगी, अपना सिर हिलाने लगी। कुछ नहीं, यह बस मैं सोच रही थी
अगर मैं उन लड़कियों को अच्छे से जानती फिर मैं अपना अच्छा समय बिता सकती थी उन लड़कियों के साथ। तुम्हें पता है मेरे शब्द रुक गए थे। उसमें से कोई भी लड़की नहीं टिकी क्योंकि लड़कों के साथ उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। अविनाश के दोस्त ऐसे लगते हैं कि लंबे समय तक कमिटेड रिश्ते में नहीं जुड़ना चाहते। अविनाश और क्रिस उनसे अलग है, उन्हें बस सही वाली लड़की अभी तक नहीं मिली है। अविनाश ने कहा। अपने चिबुक को मेरे कंधे पर रखा और मैं प्रतिबिंब में देख सकती थी कि उसकी आंखें मेरे शरीर में दौड़ रही थी, जैसे कि वह गहरी सोच में था। मैं मुंह दबाकर हंसी। तुम क्या सोच रहे हो? अविनाश ने अपने आंखों को मेरी आंखों में लॉक किया, आईने में देखते हुए कहा। मैं यह सोच रहा हूँ कि मैं इंतजार नहीं कर सकता यह ड्रेस तुम्हारे शरीर से निकालने का, एक बार जब हम होटल में वापस आ जाए। इस जवाब से मैं हंसने लगी, लेकिन अपने गाल की ब्लश को छुपा नहीं सकी। क्या यह मजाक कर रहा है? अविनाश ने कोसा। जब आखिरकार हम ऑस्टिन के पार्टी के वेन्यू के सामने खड़े थे, हमारे हाथ आपस में जुड़े हुए थे। उसका जबड़ा टाइट हो गया। मैं देख सकती हूँ वह क्यों पागल है। वह हमें अपने स्वीट में बुलाने की जगह पर उसने क्लब के एक जगह बुक कर लिया था जो कि इस होटल से जुड़ा हुआ था, और अविनाश को पता है कि मुझे क्लब में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अविनाश, मैं उसे आश्वस्त करने लगी, अपना एक हाथ उसके सीने में रखकर। कोई बात नहीं, मैं सच में इस तरह की जगह पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, जिस वजह से यह है कि शराब की बदबू, और अब मैं मैनेज कर सकती हूँ। मैं अपने PTSD से धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ। हमें यह नहीं करना होगा अगर तुम नहीं चाहती तो। अविनाश चिंता के साथ मुझे देख रहा था, पर मैंने अपना सिर हिला दिया। मैं ठीक हूँ, मैंने मुस्कुराहट के साथ उससे कहा। हम इतने दूर से यहाँ वेगस में आए हैं, हम यहाँ से चले गए तो ऑस्टिन निराश हो जाएगा। अपने जबड़े को टाइट करते हुए अविनाश मुझे अंदर लेकर आने लगा, और जब हम बार के सामने से गुजर रहे थे मुझे उल्टी जैसी आने लगी। अविनाश का शरीर बिल्कुल टाइट हो गया जब मुझे एहसास हुआ मेरा शरीर किस तरीके से रिएक्ट किया। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। वह मुझे सुरक्षात्मक तरीके से देखने लगा, जिससे मैं सांस छोड़ी और उसके करीब आ गई। एक बार जब हम प्राइवेट लाउंज में पहुंचे जहां यह पार्टी होने वाली थी, सबकी आंखें हमारी ओर थी। तुम्हारे ही इंतजार कर रहा था। ऑस्टिन ने अविनाश का स्वागत किया। जब वह हमारे पास आया उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। अपने बाहों को फैला दिया, उसके हाथ में बियर था। उसने और अविनाश ने जल्दी से हक किया। उसके बाद उसने मुझे भी हक किया। यहाँ आने के लिए शुक्रिया खुशबू, मैंने उसकी मुस्कुराहट का जवाब दिया। बहुत बहुत मुबारक हो। लंदन है ना? उसकी मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। पक्का मुझे वह जगह बहुत पसंद है, और यह नौकरी भी। अविनाश ने मेरा हाथ पकड़ा जब हम सोफे पर बैठे। जब मेरी आंखें कमरे में तैर रही थी, क्लब के हिसाब से यहाँ के तापमान में थोड़ी गर्मी थी। मैं सोच रही थी कि लड़कियों का स्वागत करूं, जो लोग हंस रही थी, पर उनके हाथ में बियर था। हालांकि जिस तरीके से अविनाश मुझे अपने करीब खींच कर रखा था, मुझे नहीं लगता वह मुझे जाने देगा। और मुझे पता है कि उनके पास जाना भी अच्छा आइडिया नहीं होगा, क्योंकि मैं जो देख सकती थी वह लड़कियां पहले ही आधे नशे में थी, जबकि शराब और मैं, हमारा कोई मेल नहीं। जिस पल उन लड़कियों की आंखें मुझ पर गई, मैं अफसोस करने लगी कि उन लोगों के साथ दोस्ताना रहना चाहती थी, क्योंकि मुझे लग रहा था वह मुझे दोस्ती नहीं करेंगी बल्कि उड़ाकर फेंक देंगी। हमेशा की तरह मुझे देखकर वह लोग फैसला कर रही थी। हे भगवान, क्या हम अभी हाई स्कूल में हैं? नहीं, कुछ लोग कभी बड़े नहीं होते। ऑस्टिन अविनाश के पास आकर बैठ गया। जब वेटर से कहा हमारे लिए कोक लाने, उसने हमसे पूछा तक नहीं कि हम ड्रिंक करेंगे या नहीं, क्योंकि वह हम दोनों को अच्छे से जानता है। बहुत जल्दी अविनाश और ऑस्टिन उस फुटबॉल मैच के बारे में बात करने लगे जो उन्होंने आखिरी बार देखा था। हालांकि मैं बार बार अस्वस्थी के साथ अपने सीट में हिल रही थी जब वह कमरे की लड़कियां लगातार मुझे घूरे जा रही थी। अचानक अविनाश ने मुझे खींच लिया कि मुझे अपने गोद में बैठा सके। मेरी पीठ उसके सीने में था। उसने अपने हाथों को मोड़कर मुझे पकड़ रखा था। तुम क्या कर रहे हो? मैं फुसफुसाई। हम लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। मैंने यह ध्यान रखते हुए पॉइंट आउट किया कि अब लड़कियां मुझे घूर नहीं रही थी, बल्कि काफी जल भून कर देख रही थी। मैं यही कर रहा हूँ, अविनाश ने फुसफुसाया। मैं चाहता हूँ सबको पता चले कि हम साथ में हैं। उसकी झुंझलाहट से मुझे पता चला कि वह भी परेशान है, क्योंकि लड़कियां लगातार उसे घूर रही हैं। मैं सांस छोड़ी। उसके गोद में मुझे काफी आराम महसूस हो रहा था। मुझे यह भी डर लग रहा था कि इसी पोजीशन में मैं जल्दी सो न जाऊं। मैंने अपना सर उसके कंधे में रखा
और उसके गले में सांस लेने लगी और उसकी मर्दाना खुशबू मेरे नाक में आने लगी। उफ, यह तो स्वर्ग है। आधा घंटा हो गया था जब हम ऑस्टिन और उसके दूसरे फुटबॉल बडी के साथ बातें कर रहे थे। मुझे रेस्टरूम में जाने की ज़रूरत थी क्योंकि मैं अपने ब्लैडर को अब रोक नहीं सकती थी। मैं वॉशरूम जा रही हूँ, मैं खड़ी होकर अविनाश से कही और वह मुझे जाने दिया, भले ही बहुत ही अनिच्छा के साथ हो। मैं तुम्हारे साथ वहाँ तक चलता हूँ, उसने कहा। अविनाश, मैं हंसने लगी। हाँ, मुझे नाइट क्लब पसंद नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बच्ची हूँ। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अविनाश ने हार मानकर सांस छोड़ी। उसकी गालों को चूमा इससे पहले कि मैं वहां से जाती। चलकर मैं उन लड़कियों के सामने से गुजरी जो आपस में डांस कर रही थी। प्राइवेट लॉन्च का दरवाजा खोलकर मैं उस हॉल में आ गई थी जो वॉशरूम तक ले जाता था। एक बार वॉशरूम के अंदर जाकर मैं क्यूबिकल के अंदर आ गई। जब वापस खड़ी होकर अपनी ड्रेस को एडजस्ट करने लगी, मैंने सुना दरवाजा खुला। कुछ लड़कियां अभी वॉशरूम के अंदर आई। मैं बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने ही जा रही थी कि उनके शब्द मेरे कानों में गूंजे, जिससे मैं साथ के साथ रुक गई। तो क्या वह अविनाश की गर्लफ्रेंड है? उनमें से एक ने अपनी दोस्त से पूछा। उसकी आवाज़ में झुंझलाहट थी। दूसरी लड़की ने उपहास किया। हाँ, होनी ही चाहिए। मैंने उसके बारे में सुना है। वह लड़की खुशबू, सच कहूँ तो मैं उसे बहुत ही निराश हूँ। और अब जब मैं उस लड़की से मिली हूँ, वह कुछ ऐसी नहीं लगती जिसके साथ अविनाश डेट करता होगा। मेरा दिल डूबने लगा। हाँ, मैं कोई सुपर मॉडल जैसी नहीं दिखती हूँ। बहुत ही बेकार बात है, एक लड़की ने बड़बड़ाया। आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया कुछ साल पहले। मैं सोचती हूँ कि मैं क्या गलत किया। मैं गिन भी नहीं सकती कि अविनाश ने अपने फ़ोन में कितनी लड़कियों का नंबर ब्लॉक किया होगा। अविनाश को तो उन लड़कियों का नाम ठीक से याद तक नहीं है। कम ऑन एशली, वह लोग बातें कर रही थी। उनको कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं सब सुन रही हूँ। यह तुम्हारी गलती नहीं है। अविनाश एक प्लेयर है और मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि ये लंबे समय तक नहीं टिकने वाले। फिर से किसी ने उपहास किया। पर यह लोग कम से कम 4 साल से साथ में है रिया। एस्ली ने इतनी झुंझलाहट के साथ कहा कि वो अपना बाल ही नोच लेना चाहती हो। और वह दोनों एक साथ 2 साल से रह रहे हैं। रिया अस्वीकृति के साथ कही। हो सकता है यह बस एक छलावरन हो। अविनाश जिस तरह से इंडस्ट्री में है, उसे हर महीने बिजनेस ट्रिप में जाना पड़ता होगा। हो सकता है उस समय वो ढीला पड़ता होगा। मुझे पक्का यकीन है अविनाश दूसरी लड़कियों के साथ हुकअप करता होगा। एस्ली ने लंबी सांस छोड़ी। सही कहा, जो एक बार प्लेयर होता है वो हमेशा के लिए प्लेयर ही रहता है। मुझे ऐसा लगा मेरा खून खौलने लगा था। अब अपनी मुट्ठियों को साइड में भींच रखी थी। मैं पूरे दिल से अविनाश पर विश्वास करती हूँ। अविनाश एक पूरे दूसरे इंसान में परिवर्तित हो चुका है, पर यह लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती। इन्हें तो यह तक नहीं पता कि अविनाश दूसरी लड़कियों के साथ क्यों सोता था। एक लंबी सांस लेकर मैंने अपना दरवाजा खोला और क्यूबिकल के बाहर निकली, जिससे वह लड़कियां बिदक उठी। चकित होकर कुछ के मुंह से आवाज निकली। मैंने देखा 4 लड़कियां खड़ी थी और सब मुझे देखकर फीकी पड़ चुकी थी। हाँ, सही में यह बड़ा ही अजीब माहौल है। मैं काफी कॉन्फिडेंट के साथ सिंक के सामने अपना हाथ धोने गई, ऐसे कि मैं उनके बातों को सुना तक नहीं। जब मैं हाथ धो रही थी, कोशिश करने लगी कि अपने गुस्से को दबा कर रखूं। सबसे अच्छा तरीका है इन अफवाहों से खुद को बचाने का और इन बेवकूफ लड़कियों के साथ डील करने का कि ऐसे दिखाओ कि उसके बाद का आप पर कोई असर नहीं पड़ा और सुरुचि संपन्न रहो। लड़कियां मुझे घूरते हुए वॉशरूम से बाहर निकल गई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। दोस्तों, कल मैं इस एपिसोड का आखिरी एपिसोड पोस्ट करूंगी। लूना मैक्स, आदित्य लिली, देव नेहा, मोनिका क्रिश और उसके बाद अविनाश और खुशबू की कहानी पोस्ट कर चुकी हूँ। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।